गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। आज हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो लिखेगा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। पहली बात सबसे पहले समझा जाए पार्टनरशिप किससे रेगुलेट होती है। तो इट इज regulated by Indian, माइक म्यूट करो, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा ईयर है? विच ईयर? 1932। 1932। वेरी गुड, 1932। सेकंड, as per section 4 of partnership act, as per section 4 of partnership act। अब देखिए सेक्शन 4 में the partnership has been defined। तो पार्टनरशिप के बारे में क्या लिखा हुआ है? ये कहते हैं पार्टनरशिप is the association। ये कहते हैं पार्टनरशिप is the association of two or more persons। Partnership is the association of two or more persons who have agreed to share the profits, arising out of business carried on by all or any of them acting for all, or any of them acting for all, or any of them acting for all। मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 है वो डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या है। देखिए बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है और एवरीथिंग इज गिवन इन द डेफिनेशन इटसेल्फ। एक बार जरा देखें, ये कहता है पार्टनरशिप क्या है? इट इज एन एसोसिएशन। ये एसोसिएशन है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो एसोसिएशन है इसमें वो कहता है कम से कम 2 आदमी होने चाहिए, 2 और मोर पर्संस। फिर कहता है who have agreed to share the profits, यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए नेसेसरी कंडीशन। लॉस की बात नहीं कर रहा है। arising out of business, there should be business carried on by all, या तो सारे करें या कोई भी करे, any of them acting for all। अब देखिए इन सब की अपनी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। जैसे सबसे पहली बात है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। तो सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ persons, what is the minimum number of persons in partnership form। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस हैं 2, कम से कम 2 आदमी होने चाहिए। एक आदमी अपना पार्टनर तो होता ही है, उसमें कहने की क्या जरूरत है। तो इसलिए मिनिमम 2 आदमी होने चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस यानी पार्टनर्स
मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स यानी पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स यानी पार्टनर्स। अब देखिए मैक्सिमम नंबर के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर हमें एक सेक्शन पढ़ना चाहिए, यहां पर हमें एक सेक्शन पढ़ना चाहिए और ये है सेक्शन 464। लेकिन बच्चों ये जो सेक्शन 464 है ना, ये जो सेक्शन 464 है, ये है आपका कंपनीज एक्ट का। किसका है ये? कंपनीज एक्ट का। और इसके अलावा एक और बात पढ़नी चाहिए, इसके अलावा एक और बात पढ़नी चाहिए, और वो बात क्या है? वो है हमारा रूल 10। वो क्या है हमारा? रूल 10। वो है रूल 10। ये रूल 10 किसका है? ये कंपनीज रूल्स का है। तो रूल 10 किसका है? हम लिख देते हैं, ये रूल 10 है ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन रूल्स, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। ये हमारा एक्ट है 2013 का और ये है 2014। सवाल ये है कि ये दोनों में क्या लिखा हुआ है? देखो बच्चों, नथिंग इज गिवन। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि नथिंग इज गिवन, nothing is given in nothing is given in nothing is given in पार्टनरशिप एक्ट। हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है ना, उसके अंदर कुछ भी गिवन नहीं है एज रिगार्ड्स मैक्सिमम नंबर, एज रिगार्ड्स मैक्सिमम नंबर। 50। और अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम नंबर का पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ, तो क्या पहले लिखा होता था? पहले भी नहीं लिखा होता था। लेकिन पहला जो हमारा कंपनीज एक्ट था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर आप बैंकिंग का काम कर रहे हैं, नॉन बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें 10 और 20 की लिमिट थी। लेकिन ये अब तो एप्लीकेबल ही नहीं। अब तो हमारा कंपनीज एक्ट कौन सा है? अब तो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है। मैं जो आपसे बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट 1956 के बाद जब नया एक्ट 2013 का आया, तो इसके अंदर इन्होंने बताया 464 में कि कितने लोग हो सकते हैं विदाउट इनकॉर्पोरेशन। तो इन्होंने कहा विदाउट इनकॉर्पोरेशन हो सकते हैं मैक्सिमम 100 एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। बिल्कुल ध्यान से सुनना पहले, फिर डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट है, ये सेक्शन ये बताता है कि हमारे जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं। लेकिन इस सेक्शन ने ये नहीं बताया कि 100 होंगे, ये 100 नहीं बताता। इन्होंने ये नहीं बताया कि 100 होंगे। इस सेक्शन ने बताया ये अप टू 100 हो सकते हैं। लेकिन अप टू 100 में कितने होंगे? उन्होंने कहा एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। इन्होंने कहा एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। और ये जो प्रेस्क्रिप्शन है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये हमारा रूल 10 में लिखा हुआ है। मेरे ख्याल में बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स या पार्टनर्स इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट, तो आप कहेंगे कि सर सॉरी सर, आप कहेंगे सॉरी सर नथिंग इज गिवन, उसके अंदर कुछ दिया हुआ नहीं है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ अच्छा कहीं और दिया हुआ है, तो आप कहेंगे हाँ सर कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। मैंने आपसे फिर पूछा कि बेटा कंपनीज एक्ट 2013 में कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, तो आपने मुझे कहा कि सेक्शन 464 में दिया हुआ है। लेकिन 464 में भी ये नहीं दिया हुआ कि कितने हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी प्रेस्क्राइब किया जाएगा, कौन प्रेस्क्राइब करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रेस्क्राइब करेगी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रेस्क्राइब करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रेस्क्राइब करेगी उस प्रेस्क्रिप्शन वाली प्रेस्क्राइब नंबर पर होगा। लेकिन वो जो प्रेस्क्रिप्शन है वो भी 100 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो रूल 10 हमारा क्या कहता है? रूल 10 हमारा ये कहता है कि ये मैक्सिमम नंबर इन्होंने 50 फॉर द टाइम बिंग बोले हुए। ठीक है, 50 फॉर द टाइम बिंग बोले हुए। आइए जरा एक बार इसी बात को मैं आपको अपना जो आईसीआई का मटेरियल है उसमें से दिखाता हूँ। देखिए क्या कहता है हमारा आईसीआई का मटेरियल, क्या कहता है। देखिए दिखाई दे रहा है आईसीआई का मटेरियल। ये मटेरियल क्या कहता है, एक बार ध्यान से देखो पहले, फिर बताता हूँ। ये लीजिए मैंने बड़ा कर दिया।
देखिए क्या कहता है, ये कहता है नंबर ऑफ पार्टनर्स, यहां से शुरू करते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम नंबर है 2, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर के बारे में क्या कहता है, एज पर सेक्शन 464, कौन सा सेक्शन लिखा इन्होंने लिखा सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। और क्या कहा, इसमें 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन जो हमारा रूल 10 है उन्होंने लिमिट प्रेस्क्राइब की है 50 की। तो इसका मतलब आज की तारीख में जो मैक्सिमम नंबर है वो 50 हो गया। ये जो मैंने आपको लिखवाया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आईसीआई की स्टडी मटेरियल क्या कहती है, तो वो भी यही कहती है, ठीक है। वापिस आते हैं अपने काम पर। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा था कि मैक्सिमम नंबर जो होंगे वो हमारे 50 होंगे, 50 से ज्यादा की बात हम अभी नहीं करेंगे, 50 से ज्यादा की बात नहीं करेंगे। आइए तीसरी बात पढ़ते हैं। अब हमारी डेफिनेशन में था कि पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। सर मान लो सर एमसीक्यू में सर आ जाए तो क्या करेंगे? 50। 50। क्योंकि वो तो मैक्सिमम लिमिट है ना, 100 की तो मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा, अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में मैं आपसे कह रहा था हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो याद रखना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नेसेसरी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ नेसेसरी कंडीशन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए नेसेसरी कंडीशन। आपने कहा सर समझ में नहीं आया, थोड़ा एग्जांपल दो। तो देखो, हमारे 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी, और इन तीनों ने आपस में डिसाइड किया कि अगर प्रॉफिट होगा तो 3:2:1 में शेयर करेंगे, और अगर लॉस होगा तो सिर्फ ए और बी ही शेयर करेंगे इसमें। ये किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में है। इसका मतलब है कि नो लॉस टू बी borne by C, no loss to be borne by C। ये मेरा पहला केस है। तो यानी मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा पहला एग्जांपल 1, हमारे पहले एग्जांपल में there are 3 partners and they have agreed that their P&L ratio, the profit sharing ratio would be, PSR would be 3:2:1, but in the case of any loss they will not give any portion of loss to C, यानी C will not bear any loss, बल्कि लॉस को A और B बियर करेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये हमारा पार्टनरशिप सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशंस, तो ये हमारा पार्टनरशिप माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो ये पार्टनरशिप है, ये हमारा सेक्शन 4 की कंडीशंस को फुलफिल करता है, सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट को फुलफिल करता है। तो यस इट इज ए पार्टनरशिप फॉर्म, यस इट इज ए पार्टनरशिप। आगे चलते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि हमारे 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी, और अब हम कहते हैं ए इज वेरी रिच एंड इज अ फ्रेंड ऑफ बी एंड सी, ठीक है। और क्योंकि ए रिच है तो ए कहता है कि यार अगर प्रॉफिट होता है ना तो तुम एक काम करो, प्रॉफिट अगर होता है तो तुम 2:1 में शेयर कर लेना। कौन शेयर कर लेना, बी और सी। लेकिन अगर लॉस होता है तो मैं 3:2:1 में शेयर करेंगे, यानी ए बी सी में शेयर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि ए हमारा प्रॉफिट में शेयर नहीं कर रहा जबकि बी और सी कर रहे हैं। लेकिन अगर लॉस की बात करें तो ए कहता है ठीक है मैं शेयर कर लूंगा। तो सवाल यह है कि क्या ये हमारा पार्टनरशिप है? तो आंसर है कि ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम कहेंगे कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए नेसेसरी कंडीशन, हमारी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए, लॉस हो ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है क्योंकि इसमें शेयर नहीं कर रहे तो इट इज नॉट, मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए इट इज नॉट पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। क्या कहना चाहिए, इट इज नॉट पार्टनरशिप फॉर्म, ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, इट इज नॉट पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है जी। तो इसका मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार और देखते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन में से 2 बातें अभी तक बताई। देखिए हमारी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या कहती है,
डेफिनेशन कहती है कि पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो अभी हमने देखा कि देयर शुड बी 2 और मोर पर्सन, समझ में आ गया। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट है कि ये बिजनेस का क्या है, बिजनेस के बारे में क्या कहता है, तो देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 कहता है, पॉइंट नंबर 5 कहता है कि पार्टनरशिप और पार्टनरशिप इज ऑलवेज फॉर अ बिजनेस, फॉर ए बिजनेस, यानी टू डू अ बिजनेस, एक बिजनेस होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि mere co-ownership is not a partnership firm, is not a partnership firm। वैसे अगर हम कंपनीज, अगर हम पार्टनरशिप एक्ट को डिटेल में पढ़े ना बच्चों, तो यहाँ पर बिजनेस का मतलब क्या है? यहाँ बिजनेस में भी एक बात है कि लीगल बिजनेस होना चाहिए, इट शुड बी ए लीगल बिजनेस। इलीगल काम के लिए जो पार्टनरशिप फर्म बनी है वो पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन खैर यहाँ पर हम बात क्या करना चाह रहे हैं? हम बात ये करना चाह रहे हैं कि अगर को ओनरशिप है तो वो नहीं है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, ए के पास थे 4 लाख रुपीस, ए के पास थे 4 लाख रुपीस और बी के पास थे 6 लाख रुपीस, बी के पास थे 6 लाख रुपीस। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इन दोनों ने मिलकर परचेस्ड हाउस, एक हाउस परचेज कर लिया एक हाउस, ठीक है, और उसको इन्होंने रेंट पर दे दिया। और अब मैं कहता हूं दे आर शेयरिंग रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सच हाउस, दे आर शेयरिंग रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सच हाउस एज लैंडलॉर्ड, ठीक है। अब सपोज इसका हाउस का जो रेंट है, सपोज इस हाउस का जो रेंट है वो 4000 पर मंथ आता है, ठीक है। और 4000 पर मंथ को इन्होंने डिसाइड कर लिया, ए और बी ने डिसाइड किया कि भाई देखो वी हैव कंट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:3, तो इसलिए इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि लेट अस शेयर द रेंट आल्सो इन द सेम रेशियो। तो ये आ गया 2400 और 1600, 2400 और यहाँ आ जाएगा 1600। तो देखा जाए तो जो भी रेंट इन्हें मिला वो इन्होंने आपस में शेयर कर लिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये पार्टनरशिप है? तो बच्चों इट इज नॉट पार्टनरशिप, इट इज नॉट पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप नहीं है। ये पार्टनरशिप क्यों नहीं है? पार्टनर्स तो हैं, लेकिन इसको हम कहेंगे इट इज को ओनरशिप, इट इज को ओनरशिप। ये को ओनरशिप है, पार्टनरशिप नहीं है, को ओनरशिप है। इसका मतलब है कि जब हम पार्टनर की बात करते हैं ना, तो पार्टनर का मतलब ही कुछ अलग है, पार्टनर का मतलब कुछ अलग है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट, ये जो पर्सन्स हैं, द पर्सन्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, द पर्सन्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, मैं एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहा हूं, द पर्सन्स इन ए पार्टनरशिप फर्म आर कॉल्ड एज, अगर हम इन्हें इंडिविजुअली देखें, अगर हम इन्हें इंडिविजुअली देखें या इन्हें कलेक्टिवली देखें, तो बच्चों अगर हम इन्हें इंडिविजुअली देखते हैं, अगर हम इन्हें इंडिविजुअली देखते हैं तो हम इन्हें कहते हैं पार्टनर, और अगर हम इन्हें कलेक्टिवली देखते हैं तो इन्हें कहते हैं फर्म। सवाल ये उठता है कि अगर ये को ओनरशिप होती तो को ओनरशिप में वो पार्टनर नहीं होते, वो को ओनर होते हैं, वो को ओनर होते हैं, पार्टनर नहीं होते। तो इसका मतलब है कि जब पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे तो पर्सन्स इन ए पार्टनरशिप फर्म जो है उन्हें हम क्या कहेंगे? पर्सन्स इन पार्टनरशिप फर्म को क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे इंडिविजुअली पार्टनर, और कलेक्टिवली इन्हें कहा जाएगा कि ये एक फर्म है, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, मैं एक बार फिर से डेफिनेशन पे ले चलता हूं, तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
तो पॉइंट ये है कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है। एक छोटी सी बात पहले आप समझिए। मैं आपसे कहता हूं कि ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, ठीक है, और ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ठीक। मिस्टर ए और मिस्टर बी का आपस का रिलेशन क्या है, मिस्टर ए और मिस्टर बी का रिलेशन क्या है। मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी जो है वो एजेंट है ए के, ही इज एजेंट ऑफ ए। मिस्टर बी जो है वो एजेंट ऑफ ए है। एजेंट ऑफ ए का मतलब क्या है, एजेंट ऑफ ए का मतलब क्या है, एजेंट ऑफ ए का मतलब है कि मिस्टर बी वो काम करेंगे जो ए कहेगा। इसका मतलब है कि बी एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ ए, एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ए, यानी ए जो कहेगा बी वही करेगा, ठीक है। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि ये जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज एजेंसी रिलेशनशिप। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एजेंसी रिलेशनशिप। और अगर एजेंसी रिलेशनशिप है तो एजेंसी रिलेशनशिप में ए और बी का एक नाम है, और ए को कहेंगे कि ए हमारा प्रिंसिपल है और बी को कहेंगे कि बी हमारा एजेंट है। इसका मतलब ये है कि इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ एजेंसी, द पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर इज कॉल्ड एज एजेंट, एंड द पर्सन whose behalf, on whose behalf the other person is acting is called as principal। ए के कहने पर बी जो कर रहा है तो ए के बिहाफ पर कर रहा है, तो जिसके बिहाफ पर काम किया जाता है वो प्रिंसिपल है, और जो एक्चुअली काम करता है उसको हम एजेंट कहते हैं, उसको हम एजेंट कहते हैं। इसका मतलब बात समझ में आ रही है, इसका मतलब बात समझ में आ रही है कि एजेंट और प्रिंसिपल का मतलब क्या है। अगर मैं किसी और के बिहाफ पर काम कर सकता हूं, अगर मैं किसी और के बिहाफ पर काम कर सकता हूं तो मैं एजेंट हूं, और अगर कोई और मेरे बिहाफ पर काम कर सकता है तो वो प्रिंसिपल है, ठीक है। अब सुनिए जरा, अब देखिए जरा मेरी बात। मैं आपसे कहता हूं कि ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है, और यहाँ पर ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, डी पार्टनर है, और इन चारों ने डिसाइड क्या किया, इन चारों ने डिसाइड क्या किया, इन चारों ने डिसाइड क्या किया कि भाई बिजनेस को कौन रन करेगा, बिजनेस को कौन रन करेगा। इन्होंने कहा भाई चारों रन करेंगे, तो ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड सिनेरियो में इन्होंने कहा भाई बिजनेस को कौन रन करेगा, इन्होंने कहा भाई ए और बी और सी तीनों रन करेंगे, और ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म करेंगे, ठीक है। इसका मतलब डी नहीं कर रहा। तो पॉइंट ये है कि अगर ए बी सी डी चार पार्टनर हैं, और हम कहते हैं कि चारों के चारों पार्टनर अपने आप भी काम कर सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म भी कर सकते हैं, तो उस केस में हम उसे पार्टनरशिप कहेंगे, उस केस में हम उसे पार्टनरशिप कहेंगे। कहने का मतलब ये है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि पार्टनर कौन होता है, अगर आपसे कहा जाए कि पार्टनर कौन है, तो आप कहेंगे कि पार्टनरशिप के केस में, पार्टनरशिप के केस में हमारे जो पार्टनर हैं वो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होता है। मेरे ख्याल में बात समझ में आ रही होगी, तो इसलिए लिखिएगा जरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 7। इन पार्टनरशिप, इन पार्टनरशिप each partner acts as agent as well as principal in relation to other partners, in relation to other partners, in relation to other partners। हर पार्टनर अपना एजेंट भी है और दूसरे पार्टनर्स के रेस्पेक्ट में प्रिंसिपल भी है। ये मैंने आपको कुछ की फीचर्स बताई अबाउट द पार्टनरशिप, अबाउट द पार्टनरशिप। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट आर द की फीचर्स। हालांकि अकाउंट्स के पेपर में ऐसा पूछना ठीक नहीं है, अकाउंट्स में ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट, पहला टॉपिक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप की बेसिक बातें क्या है। अब एक बात समझिए जरा, कुछ और बातें समझनी चाहिए, जैसे रूल्स एप्लीकेबल, रूल्स एप्लीकेबल
in the absence of partnership deed. Rules applicable in the absence of partnership deed. Rules applicable in the absence of partnership. देखने में बहुत छोटा सा टॉपिक है भी छोटा सा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन मेरे बच्चों इस पर ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन जाता है. इवन इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है. इसको पढ़ने से पहले, ये रूल्स क्या हैं, इनको पढ़ने से पहले एक बात समझी जाए कि ये पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है. ये पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है. ठीक है, देखो पार्टनरशिप डीड क्या कहती है. पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि एक रिटर्न एग्रीमेंट है. वैसे कायदे में तो ओरल भी हो सकता है, एक ओरल एग्रीमेंट है, ठीक है, नॉर्मली, लेकिन ये रिटर्न होना चाहिए. तो एक रिटर्न एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स, in which the rights, obligations and other terms of partnership are given. Partnership are given and other of terms of partnership are given. And other terms of partnership are given. अब एक बात और समझो, ये जो मैंने आपसे बात बोला ना, दिस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट. दिस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट. ये पार्टनरशिप डीड नहीं है, दिस इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट. You must be aware of the fact that in the case of partnership, the registration with registrar of firms is not required, not mandatory, not necessary. लेकिन जब हम कहते हैं कि ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, यानी when this agreement is registered in a court of law, then it becomes partnership deed. Then it becomes partnership deed. यानी बात समझ में आ रही है. After registration with the court, the partnership agreement will be termed as partnership deed. Partnership agreement will be termed as partnership deed. अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे हो सकता है. देखिए इसका एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको. इसका एक क्वेश्चन दिखाते हैं. इसके अंदर नहीं है. चलिए अभी इसके अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन ये पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होता था कि पार्टनरशिप डीड अगर रजिस्टर हो जाती है, then it is called as पार्टनरशिप डीड. खैर कोई बात नहीं, चलिए वापस चलते हैं. अच्छा, अब सवाल ये उठता है, ये तो समझ में आ गया कि पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है. सवाल ये है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है. तो देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब सैलरी मिलने का मतलब क्या है. देखो सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द 3 पार्टनर्स आर डिवोटिंग सेम टाइम in the partnership firm. One partner may be involved more in relation to other partner. जैसे 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर में से 2 पार्टनर काम करते हैं, एक पार्टनर काम ही नहीं करता, एक पार्टनर बहुत बिजी है, उसने सिर्फ पैसा दे रखा है, ठीक है. या एक पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर टाइप है. स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ही यही है, डॉर्मेंट पार्टनर का मतलब ये है कि वो कुछ नहीं करता, जब प्रॉफिट या लॉस होगा बस वो उसमें से शेयर कर लेगा. तो पॉइंट ये है कि ऐसे केस में जो प्रॉफिट है वो तो आपस में शेयर कर ही लेंगे, लेकिन जो वर्किंग पार्टनर हैं दे शुड बी अलाउड अ सैलरी, उनको कुछ मिलना चाहिए. तो अगर हमें ऐसा कुछ देना है तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए. और अगर पार्टनरशिप डीड में ये बातें नहीं लिखी, मैं 5 बातें आपको बताने जा रहा हूं,
मैं 5 बातें आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये 5 बातें पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी हुई, अगर ये 5 बातें पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी हुई, तो ऐसे केस में हमारी ये 5 बातें एप्लीकेबल होंगी। कौन कौन सी बातें हैं तो लिखेगा पहला पॉइंट लिखिएगा। नंबर 1, पहला रूल, नो सैलरी टू एनी पार्टनर। नो सैलरी टू एनी पार्टनर। पहली बात है, नो सैलरी टू एनी पार्टनर। सेकंड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। इसी तरह से नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज्ड। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज्ड। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। ना सैलरी देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। नो कमीशन, नो कमीशन टू पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कमीशन भी नहीं मिलेगा। किसी भी पार्टनर को कमीशन भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात है, इंटरेस्ट लोन एट द मिलेगा रेट सर। ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम देंगे ऑन द अमाउंट एडवांस्ड बाय। अनु बंद कर दे। नहीं, 1 मिनट, उसका ना मीटिंग अपने आप ही बंद हो गई। 2 मिनट रुक जाओ, दोबारा कनेक्ट कर रही है। श्रुति की हाँ जी, अभी कनेक्ट कर तो दिया उसने, कर लिया। वो तो बंद हो जा रहा है अपने आप ही। कोई बात नहीं। ठीक है। Interest at the rate of 6% per annum on the amount advanced by partner to the firm. By partner to the firm. अगर कोई क्लास से डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट करता है तो मुझे पता लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपस में एक दूसरे की चिंता मत करो, दोबारा कनेक्ट करोगे मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो लेक्चर है ये आपका यूट्यूब पर अवेलेबल आज ही हो जाएगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो दोबारा उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, फायदा हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताओ, ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं? ये जो बातें हम बात कर रहे हैं ये कहाँ लिखी हुई हैं? क्या ये बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है? क्या ये बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है या फिर कहीं और लिखी हैं? कहीं और का मतलब या फिर पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है, या फिर पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है। तो भाई ये जो हम बात कर रहे हैं क्या कह रहे हैं? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड में तो लिखी हुई नहीं है ना, तभी तो एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप डीड में तो लिखी हुई नहीं है, तो ये पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक करेंगे। ये पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक है। जल्दी से देख लीजिए एक बार, समझ में आना चाहिए। हाँ जी, चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। एक काम करते हैं, हम स्टडी मटेरियल में ही चले जाते हैं, सीधा स्टडी मटेरियल में चलते हैं, वहीं से देखते हैं। देखिए, दिस इज द क्वेश्चन।
ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ये क्वेश्चन ICAI के स्टडी मटेरियल का है, एग्जाम्पल, और ये दिया हुआ है पेज नंबर 8.6 पर। एक बात याद रखना बच्चों, ICAI का कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। अच्छा, अब ICAI का जो स्टडी मटेरियल है उसमें क्या कहता है? ये कहता है A and B commenced business in partnership on 1st January 2016. No partnership agreement was made. देखिए क्या कहता है, क्या कहता है ये? नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, ना तो ओरल है और ना रिटर्न में है। अच्छा, फिर ये कहता है इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की 40,000, 10,000. A also advanced ₹20,000. A met with an accident and could not attend the partnership up to this date. Profit for the year ended given है 50,600. Dispute हो गया. A claims he should be given interest at the rate of this % on capital. देखो जरा, और वो कहता है कि प्रॉफिट को कैपिटल की प्रोपोर्शन में बांटना चाहिए। अब सुनिए, एक बात उसके अंदर लिख लीजिए, एक बात हमारी रह गई, अभी एक बात रह गई, यहां एक बात और लिखिए, और वो बात क्या है? इक्वल PSR, यानी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, यहाँ में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? यहाँ वो कह रहा है हमें कि जी प्रॉफिट कैपिटल में बांटो। तो पहली बात है, एक एक क्लेम बेकार है, गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं ना। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड होती तो हम ऐसा काम करते, अदरवाइज तो कर नहीं सकते। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप ना होने की वजह से हम क्या करेंगे, ना तो हम इंटरेस्ट देंगे उसे कैपिटल पर और ना ही उसे प्रॉफिट में कैपिटल रेशियो में देंगे। तो इसका मतलब इन दोनों बातों से रिलेटेड एक बात समझ में आ गई कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन, पहली बात। और दूसरी बात समझ में आ गई कि जो प्रॉफिट है वो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर ये कहता है, बी कहता है जी प्रॉफिट इक्वली बांट दो और उसको एक रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, ही शुड बी अलाउड रेम्युनरेशन। तो अभी हमने पढ़ा था ना, नो रेम्युनरेशन, नो रेम्युनरेशन, नो रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर ये कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ 6%। अब यहाँ दो बातें कही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हमें पता है इसके बारे में कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो नहीं मिलेगा, वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो वो मिलेगा। यानी ये जो दूसरा अमाउंट है, इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा। एक बार दोबारा देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा था कि कोई सैलरी नहीं देंगे, कोई कमीशन नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, इक्वल P&L रेशियो होगी। लेकिन अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट हम दे देंगे, उसे हम इंटरेस्ट दे देंगे। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ तो ऐसे एप्लीकेबल होगा। तो यानी अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ क्या है, रेलिवेंट चीज क्या है हमारी, हमारे क्वेश्चन में रेलिवेंट चीज क्या है? हमारे क्वेश्चन में रेलिवेंट चीज ये है, हमारे क्वेश्चन में रेलिवेंट चीज बस यही थी, यही पूछा था इसने, तो इसने यही तो पूछा है। तो देखो मैंने क्या लिखा, नीदर ऑफ ए और बी वुड बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% इंटरेस्ट देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेंगे, रेम्युनरेशन कुछ देंगे नहीं, बात खत्म।
एग्जाम्पल हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो सेकंड एग्जाम्पल है ना, दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल। देखो बच्चों, जो भी हम कोर्स करते हैं ना, उसका जो स्टडी मटेरियल है वो करना चाहिए। तो मुझे लगता है आईसीआई का स्टडी मटेरियल आपको आना चाहिए, करना चाहिए। अब क्या कहता है ये कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग इन द रेशियो 2:3:5, यानी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 की बने। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स आर इतने, ये कैपिटल भी गिवन है। फॉर द ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट 12% इन प्लेस ऑफ 10%। ओ, इस क्वेश्चन को यहाँ पर इन्हें देना नहीं चाहिए था, ये तो रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है। ये तो रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है कि इन्हें 10% इंटरेस्ट देना था, इन्होंने 12% दे दिया। अब वो पूछ रहा है बताओ जी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, बताइए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। अब सोचो जरा, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि हमें देखना चाहिए कि इन्हें जो इंटरेस्ट मिल चुका है, एडिशनल इंटरेस्ट जो मिला है, वो कितना इफेक्ट मिला है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो इसी से समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि गलत क्या हुआ, हमने जो रॉन्ग क्रेडिट दिया है, रॉन्ग क्रेडिट कितना दिया है, हमने रॉन्ग क्रेडिट दे दिया एबीसी को, हमने रॉन्ग क्रेडिट दे दिया एबीसी को कितना, 12% के हिसाब से, 12% के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी कैपिटल है कितनी है, 15 लाख, 15 लाख, ये कितनी है 30 लाख और 60 लाख। तो 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख पर हमने 12% के हिसाब से जो दे दिया वो रॉन्ग क्रेडिट है, वो रॉन्ग क्रेडिट है। ठीक है, वो रॉन्ग क्रेडिट है। अच्छा, और शुड बी क्रेडिट कितना है, शुड बी अमाउंट कितना होना चाहिए था, शुड बी अमाउंट होना चाहिए था हमारा, शुड बी अमाउंट होना चाहिए था ए बी और सी का, हमारा जो शुड बी अमाउंट है वो 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख होना चाहिए था एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एक्सेस क्रेडिट कर दिया वो कितना है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए जो एक्सेस क्रेडिट है वो कितना है, तो एट द रेट ऑफ 2% हो गया। तो सीधा देख लो ना, 12 दिया है, 10 देना था। तो इसका मतलब ए बी और सी को अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी और सी को कितना एक्सेस क्रेडिट हुआ, तो आप कहेंगे सर 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख का, 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख का 2% इन्हें फालतू दे दिया हमने, बात खत्म, 2% फालतू दे दिया। बोलो, इसका मतलब ये है कि ए को एक्सेस क्रेडिट कितना हो गया, 30,000, बी को एक्सेस क्रेडिट कितना हो गया, 60,000, सी को एक्सेस क्रेडिट कितना हो गया, 120, 1,20,000। तो यानी टोटल 2,10,000 इन्हें एक्सेस क्रेडिट मिल गया, एक्सेस क्रेडिट मिल गया। ठीक है, ये जो एक्सेस क्रेडिट मिला है, ये जो एक्सेस क्रेडिट मिला है, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, तो थ्रू रेक्टिफिकेशन एंट्री, थ्रू रेक्टिफिकेशन एंट्री, through rectification entry it should be debited, it should be debited, through rectification entry it should be debited। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये इन्हें एक्सेस क्रेडिट ना मिलता तो ये किस रेशो में शेयर करते, ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर करते। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, पीएसआर कितनी है इनकी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 2-3-5। इसका मतलब ये है कि ये जो 2,10,000 है, उस केस में ए बी और सी, उस केस में ए बी और सी शेयर करते, कितना शेयर करते, 2,10,000 को डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 42,000, 30, 63,000 एंड 105। ये मैंने किस रेशो में बांट दिया, इस रेशो में बांट दिया ये। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, अगर आपसे पूछा जाए कि एडजस्टमेंट एंट्री में क्या करना है, तो एडजस्टमेंट एंट्री में दो काम करने हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि सर एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर एडजस्टमेंट एंट्री में ये जो अमाउंट आए हैं 2,10,000, ये तो इनके अकाउंट में डेबिट कर दो, और ये जो अमाउंट आए हैं ये इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो, और जो नेट है, नेट से एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, बात खत्म, नेट से एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो।
ठीक है, इसका मतलब अब हम एडजस्टमेंट एंट्री की बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट डेबिटेड टू बी डेबिटेड ऑब्लिक क्रेडिटेड। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी डेबिटेड ऑब्लिक क्रेडिटेड, टू बी डेबिटेड ऑब्लिक क्रेडिटेड। तो तीन पार्टनर हैं, ए है, बी है और सी है, और ये टोटल अमाउंट लिख लेते हैं। ए है, बी है, सी है और टोटल अमाउंट है। ठीक है, अब देखिए हमें जो एक्सेस क्रेडिट हुआ है, यानी एक्सेस इंटरेस्ट ऑलरेडी credited now to be debited, now to be debited। अब हमें कितना अमाउंट करना है, ये अमाउंट हमने यहाँ निकाला था, इसका मतलब 30,000 हमें इनके अकाउंट में डेबिट करना है, 60,000 टू बी डेबिटेड टू बीज अकाउंट एंड 120 टू बी डेबिटेड टू सीज अकाउंट, तो 2,10,000 अल्टीमेटली डेबिट होना चाहिए। ये तो डेबिट का है, लेकिन क्रेडिट क्या होना चाहिए? अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। नाउ अमाउंट टू बी क्रेडिटेड वुड बी 2,10,000, सेम अमाउंट होना चाहिए। और ये अमाउंट हमने यहाँ निकाला है कि ये कितना हो जाएगा, 42,000, 63,000 और 1,05,000। ये हमारा क्रेडिट यहाँ होना चाहिए, क्रेडिट यहाँ होना चाहिए, इसमें क्रेडिट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि नेट आ जाएगा हमारा, नेट अमाउंट आ जाएगा। इसका मतलब नेट अमाउंट आ जाएगा। नेट अमाउंट कितना आएगा? 30,000 डेबिट करने हैं, 42 क्रेडिट करने हैं, तो नेट 12,000 क्रेडिट करने। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए 60 टू बी डेबिटेड, 63 टू बी क्रेडिटेड, तो 3,000 टू बी क्रेडिटेड। यहाँ देखिए 120 टू बी डेबिटेड, 105 टू बी क्रेडिटेड, इट मीन्स 15,000 टू बी डेबिटेड। 210 टू बी डेबिटेड, 210 टू बी क्रेडिटेड, नील। भाई अल्टीमेटली इफेक्ट तो नील आना चाहिए ना। इसका मतलब जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई वो क्या होगी? इसका मतलब जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो गई? देखिए जरा, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो गई? कौन सा अकाउंट डेबिट करना है? ये वाला। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 15,000, और ये दोनों अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, 12,000, और टू बीज कैपिटल अकाउंट 3,000। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, यही काम हमें करना था। ठीक है, यही एंट्री इन्होंने पास की है। आप एंट्री कंपेयर कर लीजिए। हालांकि ये अभी करने वाली बात नहीं थी, ये इन्होंने गलत दिया है यहाँ पर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कर लिया हमने। बुक सबके पास होंगी, आईसीआई की बुक को छोड़ना नहीं है, उसके सारे क्वेश्चंस को करना है। जब ये हो जाएंगे तो उसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी देख लें। चलिए, ये हमने पढ़ा रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एक बार जितना भी अभी तक कराया उसको रिवाइज करें, एक बार रिवाइज करें, फिर बात करते हैं दोबारा से।
चलिए अब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। सबसे पहली बात तो ये है कि ड्राइंग्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो कुछ बातें लिखेंगे, पहले लिखिएगा पहला पॉइंट लिखिए। it represents the amount withdrawn by partner, in cash or kind, दोनों में हो सकता है, in cash or kind। किस चीज के लिए हो सकता है? for personal use, for their personal use। अब देखिए जो अमाउंट विड्रॉन है ना, अमाउंट विड्रॉन, ये दो चीजों का हो सकता है। या तो हो सकता है आउट ऑफ कैपिटल, या हो सकता है अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, जब अमाउंट ऑफ कैपिटल, जब हम पैसा निकालते हैं परमानेंटली लेकिन कैपिटल निकालते हैं तो इसको कैपिटल विड्रॉन कहते हैं। और जब हम प्रॉफिट के लिए निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। ठीक है। अब तीसरी बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैन बी चार्ज्ड if it is given provided in partnership deeds। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आगे चलें। अब पॉइंट ये है कि ये कैसे करेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो आपने 12th में पढ़ा होगा, ये जो इंटरेस्ट निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट हम निकालते हैं, डिपेंड करता है कि क्या है, रेगुलर ड्राइंग है, पीरियोडिकल ड्राइंग है, एवरेज ड्राइंग्स हैं, वो क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट लिखें, पॉइंट नंबर 4 लिखें। द ड्राइंग्स, नितिन ऑफ कर दो, म्यूट करो नितिन तुम अपना। द ड्राइंग्स may be broadly divided into two parts, into two categories। दो तरह की हमारी ड्राइंग्स हो सकती हैं, या तो हमारी होंगी रेगुलर ड्राइंग्स और या होंगी इरेगुलर ड्राइंग्स। जैसे रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब है कि जैसे वो कहता है जी ₹10,000 पर मंथ, वो कहता है ₹10,000 पर मंथ, ठीक है। चाहे वो एट द एंड ऑफ द ईयर है, चाहे एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड है, कभी भी है। तो इसको निकालने के लिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए एक तो हमारा है प्रोडक्ट मेथड, हालांकि ये फाउंडेशन में तो हम एवरेज ड्यू डेट से भी निकालते हैं, ठीक है। तो पहले मैं मेथड की बात कर रहा हूँ, और वो मेथड कौन सा है, प्रोडक्ट मेथड। पहले हम बात करें प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकाला है। प्रोडक्ट मेथड
प्रोडक्ट मेथड का मतलब है कि आपकी जो ड्राइंग्स हैं, प्रोडक्ट मेथड का मतलब है, अप्लाई करने का मतलब है कि डिफरेंट डेट्स हैं ऑफ ड्राइंग्स, डिफरेंट डेट्स ऑफ ड्राइंग है, ठीक है। दूसरा, इरेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, इसका मतलब है डिफरेंट अमाउंट है ड्राइंग का, डिफरेंट अमाउंट्स हैं, यानी कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है। तो ऐसे केस में तो प्रोडक्ट मेथड से ही आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं निकल सकता, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं निकल सकता। और उसको निकालने का तरीका क्या है? उसको निकालने का तरीका ये है कि आप एक टेबल बनाएं, आप एक टेबल बनाएं, टेबल में लिखें पहले डेट ऑफ ड्राइंग कितनी है हमारी, उसके बाद अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखें, उसके बाद अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लिखें, हमने कितना अमाउंट ड्रॉ किया। फिर आप निकले नंबर ऑफ मंथ्स या डेज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है, फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग, फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टू, फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट। ये मेरा कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, और ये कॉलम नंबर 4 हो जाएगा प्रोडक्ट, कॉलम नंबर 4 आ जाएगा प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट पता है क्या है? ये प्रोडक्ट है अमाउंट, अमाउंट, ये प्रोडक्ट हो जाएगा कॉलम 2 इंटू कॉलम 3, कॉलम 2 इंटू कॉलम 3, कॉलम 2 इंटू कॉलम 3। ये प्रोडक्ट हो जाएगा कॉलम 2 इंटू कॉलम 3। ठीक है। अब ये जो कॉलम 2 इंटू कॉलम 3 हो गया, इसके बाद क्या करना चाहिए? जैसे ये ड्राइंग्स होंगी, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होंगी, डेट्स होंगी, आपने नंबर ऑफ मंथ्स निकाला, प्रोडक्ट निकाल लिया, अल्टीमेटली इसका आ गया टोटल, यह आ गया मेरा टोटल प्रोडक्ट, यह आ गया मेरा टोटल प्रोडक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा टोटल प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12 और 365, 12 और 365। सवाल यह है कि 12 कब होगा और 365 कब होगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ मंथ्स लिया है आपने, अगर आपने नंबर ऑफ मंथ्स लिए हैं किसमें, कॉलम 3 में, तो आप 12 लेंगे, ठीक है। और अगर आपने नंबर ऑफ डेज लिए हैं इन कॉलम 3, तो आप ये लेंगे। ठीक है, चलिए, ये है हमारा मेथड कैलकुलेट करने का, प्रोडक्ट मेथड, ये है प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेट करने का। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उससे इस क्वेश्चन को करेंगे। लिखिएगा एग्जांपल, एग्जांपल। सपोज क्वेश्चन कहता है इन ए पार्टनरशिप
in a partnership, the interest on drawings, the interest on drawing is to be charged at the rate of 10% per annum as per partnership deed. As per partnership deed. As per partnership deed. For the year ended 31st March 2020, for the year ended, during the year ended 2020, a partner drew as follows. ठीक है, यानी बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि एक पार्टनर है, कोई भी नाम हो सकता है, उस पार्टनर ने कौन कौन सी डेट को कौन कौन सा अमाउंट, कितना कितना अमाउंट विड्रॉ किया, ये गिवन है. ठीक है, ले लेते हैं, कोई भी अमाउंट ले लेते हैं. जैसे अगर हम कहते हैं कि ये वाला पीरियड है, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है? ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है कि ये पीरियड हमारा 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 20 तक का पीरियड है. ये तो पीरियड हुआ. ठीक है, तो सपोज मैं कहता हूं कि एक तो उसने अमाउंट 1/4/19 को ही निकाल लिया था. कितना अमाउंट निकाला? इस अमाउंट डेट को उसने निकाले 8,000 रुपीज. उसके बाद उसने निकाला 1/8/19 को 1 अगस्त को निकाले 2,000 रुपए. फिर उसने अमाउंट विड्रॉ किया 1/11/19 को. फिर अमाउंट विड्रॉ किया 1/2/20 को. ठीक है, और ये अमाउंट विड्रॉ किया उसने 7,000, और ये अमाउंट विड्रॉ किया उसने कितने हो गए? 17 हो गए ना, 13,000. ये विड्रॉ 13,000 विड्रॉ किए हैं. ठीक, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ कि इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? एक बार देखिए, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की टेबल बनाएंगे तो 4 कॉलम बनाने हैं हमें. ठीक है, 4 कॉलम बनाने हैं. सॉल्यूशन. अब मुझे 4 कॉलम बनाने हैं. ठीक है, तो मैं 4 कॉलम बनाता हूं और 4 डेट्स भी हैं. ठीक है, ये हो गया. ओके, 4 बनाने हैं तो 4 वो भी बना लेते हैं. इसमें डेट आ जाएंगी मेरी. ये डेट का हो गया मेरे लिए. ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग के लिए हो जाएगा. ठीक है, और क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा. और ये मेरा टोटल आ जाएगा. चलिए, पहले तो यहाँ तो डेट ऑफ ड्राइंग आ गई, यहाँ मेरा अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ गई, यहाँ मेरे नंबर ऑफ, क्योंकि सारी डेट्स हमारी कौन सी हैं, ध्यान से देखो, बिगिनिंग या एंड है, तो नंबर ऑफ मंथ्स ले लेते हैं. अप टू कौन सी डेट होंगी? 31 मार्च 20, और ये प्रोडक्ट आ जाएगा. अब ये प्रोडक्ट आ जाएगा. अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें 4 डेट्स गिवन है क्वेश्चन में. 4 डेट्स गिवन है. ओके, तो लेट अस टेक दोस 4 डेट्स.
पहली डेट मुझे क्या गिवन है, पहली डेट मुझे कौन सी गिवन है, 1/4/19, सेकेंड डेट है 1/8/19, थर्ड डेट है 1/11/19, फोर्थ डेट है 1/2/20। अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी गिवन है 8000, ये दिया हुआ है 2000, ये गिवन है 7000, ये गिवन है 13000। तो 30,000 रुपए का ये टोटल हो गया, 30,000 का टोटल हो गया। अच्छा, अब नंबर ऑफ मंथ्स निकालने हैं। ठीक, पहले इसका नाम भी दे दिया जाए, कुछ इसका नाम दे दें, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 का मतलब हो गया कि हमने ये 12 महीने के लिए विड्रॉ किया, 12 मंथ्स। 1/8 का मतलब क्या हो गया, 1/8 का मतलब ये हुआ कि 8 9 10 11 12 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने हो गए। 1/11 का मतलब क्या हुआ, 1/11 का मतलब हुआ 1 है 1 2 3 4 5 5 मंथ्स। 1/2 का मतलब क्या हुआ, यानी 2 मंथ। अच्छा, इसका जो टोटल है ना बच्चों, टोटल नॉट रिक्वायर्ड। टोटल का करोगे भी क्या, बेवकूफी। अगर हम इसका टोटल लिख लें, अगर हम इसका टोटल लिख लेते हैं तो ये बेवकूफी है, टोटल लिखेंगे नहीं इसका। ठीक है, चलिए अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो जरा, क्या क्या आया बताओ। 96,000। एक मिनट, पहले वाली कितना है, 96,000, दूसरे में 16,000, तीसरे में 35,000, चौथे में 26,000, 173 टोटल हो गया। 1,73,000 टोटल हो गया, 1,73,000 टोटल हो गया। ठीक है, अब अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। सर ये नंबर ऑफ मंथ वाला वापस से रिपीट करो, दोबारा बोलो। नंबर ऑफ मंथ वाला सर, ये नंबर ऑफ मंथ्स कैसे निकाले, हाँ कौन से वाला समझ में नहीं आया। सर, ये पहला 12 मंथ वाला। ये यार, ये पता है क्या है, 1/4/19 की डेट है ना हमारी, ये कौन सी डेट गिवन है, 1/4/19। यानी मुझे लेना है 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 20, तो पूरे 12 महीने तो हो गए। अच्छा ठीक है सर। 1/8 की बात करें तो 1/8/19 से लेकर 31 मार्च 20, 1/8 का मतलब अगस्त हो गया ना, आज से काउंट कर लें, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने हो गए। हाँ सर। अगर हम इसकी बात करें बेटा 1/11 की, तो ये है 1/11/19 से लेकर 31/3/20 तक, यानी ये 11 12 1 2 3 5 महीने हो गए। क्लियर है, चलिए अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। यहाँ पे 12 लेंगे। ठीक है, 1,73,000 मल्टीप्लाइड 10 upon 100, 500 into 12. 144, 144 2. ठीक है, ये हमने निकाला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा प्रोडक्ट मेथड यूज हो रहा है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा प्रोडक्ट मेथड यूज हो रहा है, प्रोडक्ट मेथड यूज हो रहा है। ठीक है, ये तो है हमारा पहला मेथड। ठीक, अब आती है आगे, आगे चलते हैं। इसके बाद मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 सेकंड मेथड भी है। जब अनम्यूटेड है थोड़ी देर। सेकंड मेथड का नाम है, माइक म्यूट कर दो ना। सेकंड मेथड का नाम है एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। सेकंड मेथड का नाम है एवरेज पीरियड मेथड। याद करो, नहीं बोल रहा, श्रुति माइक को म्यूट क्यों नहीं हाँ करता सर, बेटा? कर रही हूँ।
हाँ जी, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में याद होगा, मैं एक बार आपको ना रिकॉल करवाता हूँ, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। याद करो जब हम छोटे थे तो हम एक बात पढ़ते थे कि अगर हमारी मंथली ड्राइंग्स हैं, याद करो, अगर हमारी मंथली ड्राइंग्स हैं और वो जो मंथली ड्राइंग्स हैं वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, मिडल ऑफ ईच मंथ है और एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। 3 था, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ है और एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। तो हम क्या करते थे? बिगनिंग सब उसका तो फॉर्मूला होता था। जी, क्या यार, ये फिर हैंग हो गया। मैं आपसे कह रहा था कि अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन होता था ना, ऐसा होता था, फॉर्मूला नहीं, हमने तो पहले रट रखा था। हमने ये कह रखा था कि भैया अगर एट द बिगनिंग है तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, हाँ अगर एट द मिडल है तो 6 महीने का और एट द और एंड है एंड तो 5.5 5.5। लेकिन सवाल ये है कि इससे रिलेटेड रूल क्या है। मैं रूल की बात कर रहा हूँ, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये रूल है। ये कैसे आया? ये तो सपोज आपका मंथली है, अगर क्वार्टरली होता तो क्या आता? अब इसको समझने से पहले आप ना बोलिए नहीं, आप समझिए खाली, ठीक है? डोंट इंटरप्ट। अब इसको करने के लिए हमें 2 चीजें समझनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि व्हेन टू यूज दिस मेथड, व्हेन टू यूज इस मेथड को कब यूज करेंगे, और दूसरा है हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज एंड हाउ टू यूज। पहले मैं बात करता हूँ व्हेन टू यूज, यानी अगर मुझे एवरेज मेथड को यूज करना है तो कब यूज किया जाए। एवरेज मेथड को यूज करने की 2 कंडीशन है। पहली बात है यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्राइंग। पहली बात है यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्राइंग। हाँ जी, मैं आपसे कह रहा था कि व्हेन टू यूज, इस मेथड को यूज कब करेंगे। तो इस मेथड को यूज करने के लिए वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्राइंग होना चाहिए। जो पैसा निकाला जाए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब हम इस मेथड को यूज करेंगे। और दूसरी बात है कि टाइम इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स, टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है इज आल्सो यूनिफॉर्म, जब तक ये 2 कंडीशन नहीं होंगी तब तक हम इसको नहीं कर सकते, अब सवाल ये है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या किया जाए। तो ये कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है, क्या कहते हैं? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू अब ये समझने वाली बात है, एवरेज पीरियड इनटू एवरेज पीरियड। ये जो एवरेज पीरियड है ना, ये एवरेज पीरियड वही है जो आप यहाँ पर पढ़ रहे थे। ये एवरेज पीरियड वही है, आप समझ रहे हैं? यानी सवाल ये है कि ये एवरेज पीरियड का मतलब क्या है, इसको समझने की जरूरत है। ये एवरेज पीरियड वही है जो पहले आपने 6.5 महीने पढ़े थे। तो इसको मैं समझाता हूं आपको। एवरेज पीरियड का मतलब होता है बच्चों, एवरेज पीरियड का मतलब होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ड्राइंग्स क्यों ड्राइंग होना चाहिए? आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है? प्लस
months left after months left after last drawing, months left after last drawing divided by एवरेज निकालना है पीरियड। एवरेज कैसे निकालते हैं? 2 से डिवाइड करके एवरेज आएगा, 2 से डिवाइड करके एवरेज आएगा। दो से डिवाइड करके एवरेज आएगा। ठीक है, अब हम बहुत सारे सिनेरियो देखते हैं। हाँ जी, अब हम बहुत सारे सिनेरियो देखेंगे कि क्या क्या है। जैसे पहला देखते हैं, अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है तो क्या होगा। ठीक, पहला एग्जांपल लेते हैं, फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। फिक्स्ड अमाउंट है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर हमने फिक्स्ड अमाउंट किया है, ठीक, मैं एवरेज पीरियड की बात कर रहा हूं, कि एवरेज पीरियड कैसे आएगा। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया था? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब आपने एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ किया है, तो जो पहली ड्राइंग होगी और जो लास्ट ड्राइंग होगी वो कब होगी? सपोज मैं आपसे कैलेंडर ईयर लेके चल रहा हूं, ठीक है, तो पहली ड्राइंग हमने 1 जनवरी को कर ली होगी और लास्ट ड्राइंग हमने 31st क्यों, एट द बिगिनिंग है, लास्ट ड्राइंग हमारी हुई होगी 1 दिसंबर। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैंने एट द बिगिनिंग में 1 जनवरी को किया तो व्हाट इज द मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट 12, और यहाँ पर कितने महीने रह गए? 1। तो इसका मतलब यहां जब मैं लिखूंगा तो मुझे लिखना चाहिए 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ अपॉन 2, तो ये आ गया 6.5 मंथ्स। 6.5 मंथ्स। मैं आपको बच्चों लॉजिक क्लियर कर रहा हूं कि कब हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अब अगर हमने विड्रॉ किया, कैसे विड्रॉ किया? अब हमने विड्रॉ किया एट द मिडल ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, फिक्स्ड अमाउंट एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। अब इस केस में एवरेज पीरियड देखी जाए, एवरेज पीरियड कैसे आएगा? यहाँ फिर से एक बात देखो जरा, मेरी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है और मेरी लास्ट ड्राइंग कब हुई है? मिडल का मतलब क्या है? फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी 15 जनवरी और ये हुई होगी 15 दिसंबर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे कितने महीने बचे? 11.5 मंथ्स और यहाँ पर 0.5। तो इसका मतलब मुझे कहना चाहिए 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6 मंथ्स आ गया। ये सब आपको पता है, लेकिन एक लॉजिक के साथ हम पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो कैसे निकालना चाहिए, इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोबारा देखते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि फिक्स्ड अमाउंट है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, फिक्स्ड अमाउंट है एट द एंड ऑफ ईच मंथ,
अगर ये एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, अगर ये एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो हमारी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 31 जनवरी। और लास्ट ड्राइंग हमारी कब हुई होगी? 31 दिसंबर। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट की बात करें तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट यहाँ पर कितने बचे? 11। यहाँ कितने बचे? 0। यहाँ कितने बचे? 0। इसका मतलब अब मेरा जो एवरेज पीरियड आ गया, अब मेरा जो एवरेज पीरियड आ गया, वो एवरेज पीरियड आ जाएगा 11 + 0/2 = 5.5 मंथ्स। ये आ जाएगा 5.5 मंथ्स। ये आ जाएगा 5.5 मंथ्स। ये तो हमने मंथली की बात की, ये तो हमने मंथली की बात की। लेकिन इसी तरह से अगर हमारी क्वार्टरली होगी तो क्या होगा? सोचिए जरा, सोचिए जरा, क्वार्टरली होगी तो क्या होगा? एक बार फिर देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अब वो कहता है, अब वो कहता है फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn, is withdrawn at the beginning of, yeah, in the beginning of each, in the beginning of each month, in the beginning of each month, each, sorry, quarter, हम तो क्वार्टर की बात कर रहे हैं, सॉरी क्वार्टर, each quarter, each quarter। अगर हम फिक्स्ड अमाउंट निकालते हैं each quarter, पहले तो एक बात बताओ कि क्वार्टर हमारे होते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो क्वार्टर हमारे होते हैं 4। पूरे साल भर में 4 क्वार्टर हो गए, 1 2 3 4। ये क्वार्टर हुआ हमारा जनवरी से लेकर मार्च, ये क्वार्टर हुआ हमारा अप्रैल से लेकर जून, ये क्वार्टर हुआ हमारा जुलाई से लेकर सितंबर, और ये वाला क्वार्टर हुआ, ये वाला क्वार्टर हुआ अक्टूबर से लेकर दिसंबर, अगर हमारा कैलेंडर ईयर है, नहीं तो अदरवाइज दूसरे भी हो सकते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे ना फर्स्ट ड्राइंग, तो बताओ फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? ये कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो यानी पहला क्वार्टर यानी जनवरी में, यानी 1 जनवरी, और लास्ट ड्राइंग की होगी 4th क्वार्टर के बिगिनिंग में, यानी 1 अक्टूबर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचे, तो 12, और 1 अक्टूबर के बाद कितने बचे, 3। इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं कहता हूं कि एवरेज पीरियड कितना है, तो एवरेज पीरियड आ जाएगा 12 + 3 / 2, और ये आ जाएगा 7.5 मंथ्स। 7.5 मंथ्स, ये आ जाएगा 7.5 मंथ्स, 7.5 मंथ्स। आइए एक बार और पढ़ा जाए। अगर आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन कहता है कि हमने फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया, लेकिन कैसे विड्रॉ किया? अगर हमने विड्रॉ किया बिगिनिंग की बजाय मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, कब किया? मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। सोचो जरा, अगर हमने विड्रॉ किया एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, अगर हमने मिडल ऑफ ईच क्वार्टर किया, अगर हमने मिडल ऑफ ईच क्वार्टर किया तो क्या होना चाहिए? अगर हमने मिडल ऑफ ईच क्वार्टर किया तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल एक बार दोबारा देखते हैं, हमारी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? सोचो जरा, हमारी फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी जनवरी से लेकर मार्च के बीच में 1.5 महीने बाद, यानी 15 फरवरी कह सकते हैं, और इसमें अक्टूबर के बाद यानी 15 नवंबर कह सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 15 फरवरी के बाद कितने महीने बचे, तो एक पूरा जनवरी चला गया, आधा फरवरी चला गया, तो 10.5 महीने बचे, और यहाँ पर आधा नवंबर है और पूरा दिसंबर है, तो बचे कितने? 10 और 5। यानी अब अगर मैं आपसे एवरेज पीरियड कहता हूं, तो एवरेज पीरियड मेरा हो गया, एवरेज पीरियड मेरा हो गया
10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 12, यानी हो गया 6 मंथ्स, 6 महीने का, 6 महीने का। ठीक है, अब मैं एक और करके दिखा रहा हूं, लेकिन आप अपने आप करें, पहले इसको देखने की बजाय अपने आप करें। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी हमारी 31 मार्च को, और लास्ट ड्राइंग हुई होगी हमारी 31 दिसंबर को। 31 मार्च का मतलब है 3 महीने गुजर गए तो 9 मंथ्स, और 31 दिसंबर का मतलब है 0। बताइए, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों एवरेज पीरियड बताओ, तो ये हो जाएगा 9 + 0/2, ये हो जाएगा 4.5 मंथ्स, ये हो जाएगा 4.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि अगर क्वार्टरली गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वार्टरली गिवन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब एक बार जिस्ट में बात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब अब हम बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली रूल्स क्या है। ठीक है, तो समरी ऑफ रूल्स, समरी ऑफ रूल्स। देखिए, अगर आपको कहते हैं कि ड्राइंग्स गिवन नहीं है, ठीक है, पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, पहला है डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। तो अगर ऐसा कोई केस है, अगर कोई ऐसा केस है, तो इंटरेस्ट हम निकालते हैं, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर, interest is calculated for 6 months on average basis, on average basis, on average basis, on average basis। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि ड्राइंग्स गिवन है, हमने ड्राइंग्स की हैं सपोज 50,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है सपोज 12% पर एनम, 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट हम कैसे लगाएंगे? इंटरेस्ट हम कैसे लगाएंगे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा जितना भी अमाउंट है 50,000 इंटू हमारा रेट कितना है 12%, इंटू, अब ये मैं 6/12 लिख रहा हूं, क्यों? 6 मंथ बाय 12 मंथ्स, जानबूझ के मंथ्स लिखा जिससे कंफ्यूजन ना हो। 3,000 रुपीज आ गया। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है? व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। ये तो पहला केस है जब आपको डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है। और क्या है? व्हेन पर एनम, व्हेन पर एनम इज मिसिंग। जैसे अभी मैंने यहाँ पे पर एनम लिखा, अगर ये पर एनम मिसिंग होता तो क्या करते? अगर ये पर एनम मिसिंग होता तो क्या करते? तो अगर पर एनम मिसिंग है तो इसका मतलब ये है कि चार्ज इंटरेस्ट विदाउट कंसिडरिंग, charge interest without considering the time factor, charge interest without considering the time factor। यानी इसी वाले केस में हमारा जो इंटरेस्ट हो जाता वो कितना हो जाता? वो हो जाता 50,000 इंटू 12/100। अगर ये पर एनम नहीं लिखा होता, अगर ये पर एनम नहीं लिखा होता, अगर इंटरेस्ट लिखा होता सिर्फ 12%, तो हमारा आंसर कितना आ जाता? हमारा आंसर 6,000 आ जाता।
तो अगर आपको अमाउंट ऑफ विड्रॉन गिवन है और आपका जो डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो ऐसे करना चाहिए, पर एनम मिसिंग है तो ऐसा करना चाहिए। अब आते हैं अगर रेगुलर ड्राइंग्स है, अगर रेगुलर पीरियोडिकल ड्राइंग है, अगर हमारी रेगुलर पीरियोडिकल ड्राइंग्स हैं तो क्या करना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया, बहुत डिटेल में बात की कि वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेनली अगर आपकी मंथली ड्राइंग है तो आप देखिए कि एट द बिगनिंग है, एट द मिडल है, एट द एंड है। और जैसे ये मंथली ड्राइंग है, जैसे ये मंथली ड्राइंग है, जैसे मंथली ड्राइंग है वैसे और क्या हो सकता है, या तो मंथली हो सकती है या क्वार्टरली हो सकती है। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूं, अगर आपकी मंथली ड्राइंग्स गिवन है, अगर आपकी मंथली ड्राइंग गिवन है तो अभी हमने पढ़ा था ना, मंथली ड्राइंग है तो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट, अगर यहाँ है तो 6 मंथ्स का, और यहाँ है तो 5.5 मंथ्स का, 5.5 मंथ्स का। लेकिन अगर हमारी ये क्वार्टरली ड्राइंग्स हैं, अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स हैं तो बिगनिंग में क्या हो जाता है, बिगनिंग में 7.5 महीने। अब ये मत पूछना कैसे होते हैं, अभी तो हमने बात की थी, अभी तो बात की थी। और यहाँ कितने हो जाते हैं, यहाँ हो जाते हैं 4.5 महीने, 4.5 महीने। और फोर्थ केस है कि अगर आपकी इररेगुलर ड्राइंग है, अगर इररेगुलर ड्राइंग है, इसका भी रूल हमें पता है, प्रोडक्ट मेथड जो सबसे पहले किया था, प्रोडक्ट मेथड जो सबसे पहले किया था, प्रोडक्ट मेथड जो सबसे पहले किया था। ये जो लेक्चर आपने देखा, ये लेक्चर अवेलेबल हुए इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के नाम से, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप पार्ट 1। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और इस टॉपिक के बाकी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।